25 साल बाद फिर याद आई वो कार सेवा। एक बार फिर गर्म हुआ अयोध्या का मामला। खामोश पड़ा राम मंदिर का मुद्दा फिर छा गया सुर्खियों में और शुरू हो गई मंदिर के लिए श्रेय लेने की होड़। जब वह खंडहर टूट रहा था तो उसका संचालन मैं कर रहा था। वहाँ पर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज और माननीय अशोक सिंघल जी थे। कैमरे के सामने विवादित ढांचा तोड़ने की जिम्मेदारी लेने वालों की लाइन लग गई है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रामविलास वेदांती के बेधड़क बयान ने अयोध्या मामले को फिर से गर्म कर दिया है। मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ, अपने हौसले के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैंने उस राम जन्मभूमि के खंडहर मंदिर को तोड़वाया। मैंने ललकार करके तोड़वाया, कहा कि तोड़वाया कि जल्दी तोड़िए, जब तक यह नहीं टूटेगा तब तक रामलला का भव्य मंदिर नहीं बनेगा। और इसके लिए कोई भी व्यक्ति हमको सजा देता है, कोर्ट सजा देती है, तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। ढांचा गिराने के लिए आपराधिक साजिश का केस चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही खुद को दोषी बताने वाले सामने आने लगे हैं। तो क्या ये बदले सियासी हालात का नतीजा है? क्या ये किसी बदलते समीकरण की ओर इशारा कर रहा है? आखिर अयोध्या का सच है क्या? आपको दिखाते हैं आखिर कौन है अयोध्या के वो 8 किरदार जिनके इर्द गिर्द घूमती आ रही है देश की सबसे बड़ी फाइल। भारतीय सियासत का एक टाइम बम जो बरसों से टिक टिक कर रहा था और जो अचानक ही फट गया। वो तारीख थी 6 दिसंबर 1992। दिन था रविवार। जब उदय के साथ ही अस्त की ओर बढ़ चला था रवि। जब अयोध्या में उन्माद उमड़ पड़ा था, जब भीड़ का उन्माद विवादित ढांचे पर टूट पड़ा था और हिंदुस्तान के इस अहम इतिहास के गवाह बने थे 8 किरदार। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, मुरली मनोहर जोशी, विष्णु हरि डालमिया, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा। अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ अयोध्या में हुआ उसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया, लेकिन इसमें सबसे अहम रोल माना गया लाल कृष्ण आडवाणी का। सवाल उठते रहे हैं कि जो कुछ अयोध्या में हुआ क्या उसकी पटकथा लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी या फिर कार सेवा के वक्त सिचुएशन उनके लिए भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में विवादित ढांचा ढाए जाने के लिए बीजेपी के दिग्गज और तेज तर्रार नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना। एक परिवर्तन के काल पर पहुंच गए हैं। मुझे विश्वास है कि करोड़ों लोगों ने जो ये संकल्प लिया हुआ है कि सौगंध राम की खाते हैं, उस संकल्प को कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। वजह ये कि उन्होंने सितंबर 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाना शुरू किया। सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की और कुल 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर पूरे देश को मंदिर के पक्ष में किया। इसका कोई ताल्लुक मस्जिद बनाने से नहीं है, इसका ताल्लुक है इस मुकदमे का उन लोगों को सजा देने से जिन लोगों ने मस्जिद को डिमोलिशन किया था या उसकी साजिश की थी। बताते हैं कि उस साल 1 दिसंबर को आडवाणी का रथ उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण नगर कानपुर से निकला था और रथ को 6 दिसंबर को दोपहर बाद 1 बजे तक अयोध्या पहुंचना था। लेकिन 5 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ कि उनका रथ उसी रात अयोध्या पहुंच गया। तब आडवाणी की निजी सुरक्षा अधिकारी रही सीनियर IPS अधिकारी अंजू गुप्ता ने अपने बयान में कहा था कि आडवाणी ने कार सेवकों के बीच बहुत ही जोशीला भाषण दिया था। अंजू गुप्ता के दर्ज बयान के मुताबिक विवादित ढांचे से 150-170 मीटर की दूरी पर राम कथा मंच था, जहां कई गतिविधियां हो रही थीं। जो लोग यहां पर आ जा रहे थे उनमें कुछ को तो मैं पहचान सकती थी। उनमें लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा मुरली मनोहर जोशी, विष्णु हरि डालमिया, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, आचार्य धर्मेंद्र देव और शिरीष चंद्र दीक्षित शामिल थे।
25 साल पुराना अयोध्या का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है और एक बार फिर मुसीबत में घिर गए हैं आडवाणी। कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अब देश के राष्ट्रपति के तौर पर आखिरी पारी खेल सकते हैं, लेकिन इससे पहले कोर्ट के फैसले ने सारी उम्मीदों पर ही पानी फिर दिया। अब बात करते हैं मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल उमा भारती की, जो अयोध्या के 8 किरदारों में शामिल हैं। उमा भारती इससे पहले भागवत कथा वाचक थी, लेकिन 84 के बाद से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। यही नहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उनका राजनीतिक कद बहुत तेजी से बढ़ा। उमा भारती की अपील पर 6 दिसंबर को बड़ी संख्या में महिलाएं कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंची। आरोप है कि जिस दिन अयोध्या में विवादित ढांचा ढाया गया, उस दिन मंच पर आडवाणी के साथ उमा भारती भी मौजूद थी। जिस दिन विवादित ढांचा गिराया गया, उस दिन पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए गए। बावजूद इसके जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें उमा भारती को मुरली मनोहर जोशी के साथ साफ तौर पर देखा गया। इस तस्वीर में उमा भारती के चेहरे पर खुशी नजर आती है और वो उसी मंच पर खड़ी दिख रही हैं जिस मंच पर अयोध्या के 8 किरदारों के होने का दावा किया जाता है। मेरा ये कहना है कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। बाद में लिब्राहन आयोग ने भी विवादित ढांचा गिराए जाने में उमा भारती के रोल को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन उमा भारती ने भीड़ को उकसाने के आरोपों से हमेशा इनकार किया। हालांकि वो इस घटना पर अफसोस भी कभी नहीं जताती। जो ये बातें हैं कि 2 साल में हो, मैं तो कहती हूँ कभी भी हो, मुझे फांसी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है। मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है। बाकी वकील हैं, कोर्ट में लड़ेंगे, हमारे जो वकील होंगे वो अपनी बात कहेंगे। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी। कहते हैं 6 दिसंबर को अयोध्या में जो कुछ हुआ वो पहले से तय नहीं था। कार सेवकों को विवादित परिसर के पास ही अलग जगह पर कार सेवा करनी थी, लेकिन भीड़ उन्मादी हो गई और विवादित परिसर में जा घुसी। हालांकि तब से अब तक सरयू में बहुत पानी बह चुका है। इस वक्त मोदी सरकार में उमा भारती जल संसाधन मंत्री हैं और अयोध्या का ताज़ा विवाद उनको भी मुसीबत में डाल सकता है। अगर राम जन्मभूमि आंदोलन का कोई भी पन्ना पलटा जाएगा तो उसमें अशोक सिंघल का नाम ज़रूर होगा। कहते हैं कि इस आंदोलन के चीफ आर्किटेक्ट विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल ही थे, जिनका अब निधन हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी समेत जिन 13 लोगों पर आपराधिक मुकदमा चलाने को कहा है, उसमें सिंघल का भी नाम है। सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि 20 नवंबर 1992 को अशोक सिंघल शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे से मिले थे और उन्हें कार सेवा में हिस्सा लेने का न्योता दिया था, लेकिन उन पर आरोप है कि पूरे आंदोलन का चीफ आर्किटेक्ट वही थे। कहते हैं विवादित ढांचे गिराए जाने से एक दिन पहले 5 दिसंबर को अयोध्या में माहौल पल पल बदल रहा था। कार सेवक पुरम में उन्माद चरम पर था और उसी दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मंदिर निर्माण में जो भी बाधा आएगी हम उसे दूर करेंगे। कार सेवा केवल भजन कीर्तन के लिए नहीं है, बल्कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भी है। 8 लाख लोग इकट्ठे हुए थे जुलाई के महीने में, तब किसी ने ढांचे को हाथ नहीं लगाया। इसके पहले भी शिलान्यास के समय भी लोग इकट्ठे हुए थे, मगर लाखों लोग इकट्ठे हुए, कभी ढांचे को हाथ नहीं लगाया। मगर जब संतों को आश्वासन देकर के बिल्कुल कोई राह ही नहीं छोड़ी उन्होंने और कहीं भी निर्माण नहीं होने देंगे स्थिति आई, तो मैं समझता हूं कि इसका एक बड़ा भारी परिणाम वहां कार सेवकों पर हुआ और ये एट दिस पर ऑफ मोमेंट ये घटना हुई। सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि जिस वक्त विवादित ढांचा गिराया जा रहा था, अशोक सिंघल भी रामकथा कुंज में बने विशेष मंच पर मौजूद थे। मंच पर नारे लगाए जा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। अशोक सिंघल अब आरोपों पर सफाई देने के लिए मौजूद तो नहीं है, लेकिन विवादित ढांचा ढाए जाने पर उन्होंने जीते जी कभी भी अफसोस जाहिर नहीं किया। अयोध्या के 8 किरदारों में से एक किरदार है बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी। 1992 में जब लाल कृष्ण आडवाणी पूरे देश में रथ यात्रा निकालकर
एक रथयात्री के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे, तो दूसरे रथयात्री के तौर पर मुरली मनोहर जोशी भी पूरे देश में राम मंदिर की अलख जगा रहे थे। छह दिसंबर 1992 को मुरली मनोहर जोशी भी उसी अयोध्या में मौजूद थे, जहां भीड़ थी, उन्माद था और नारे थे। मुरली मनोहर जोशी के बारे में अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि जोशी कार सेवा अभियान के लिए मथुरा और काशी होते हुए दिल्ली से अयोध्या के लिए चले थे और ठीक 6 दिसंबर को करीब सुबह 10 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। कहा जाता है कि उन्हें पहली बार मीडिया के मचान पर चढ़कर घटना का जायजा लेते हुए देखा गया। चार्जशीट में कहा गया है कि उस वक्त की घटना से वहां मौजूद नेताओं में इतनी खुशी थी कि वो रोके नहीं रुक रही थी। उमा भारती तो मुरली मनोहर जोशी के गले मिल रही थी। मुरली मनोहर जोशी समेत कई बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से प्रतीकात्मक कार सेवा का फैसला हो जाने के बाद भी इन लोगों ने पूरे प्रदेश में भड़काऊ भाषण दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुरली मनोहर जोशी की सियासी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल नेताओं में से एक हैं। कहा जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी की सीट छोड़कर कानपुर से चुनाव लड़ने वाले जोशी उसी वक्त से पार्टी से नाराज हैं, क्योंकि वाराणसी उनकी मनपसंद सीट थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने से उन्हें सीट बदलनी पड़ी। मुरली मनोहर जोशी का राजनीतिक भविष्य बहुत हद तक निश्चित है। वो अगला लोकसभा चुनाव भी शायद ही लड़ सके, लेकिन जो थोड़ी बहुत अटकलें उनके उपराष्ट्रपति बनने को लेकर थीं, वो भी इस फैसले से अब थम सकती हैं। मुरली मनोहर जोशी फिलहाल कानपुर से बीजेपी सांसद हैं। अमित शाह की अगुवाई वाली बीजेपी ने उन्हें आडवाणी की तरह ही पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में डाल रखा है, लेकिन वो रथ यात्रा के जमाने के जाने माने रथी रहे हैं और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ साथ विनय कटियार पर भी आपराधिक साजिश की धारा के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। कहते हैं कि ढांचा गिराए जाने से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को विनय कटियार के घर अयोध्या में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में खुद लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा शिवसेना के नेता पवन पांडे भी शामिल थे। कहा यह जाता है कि ढांचा गिराए जाने के बारे में आखिरी फैसला इसी मीटिंग में लिया गया। अयोध्या के 8 अहम किरदारों में से एक हैं विनय कटियार, जो पहले बजरंग दल के अध्यक्ष थे और अब राज्यसभा सांसद हैं। और कहा जाता है कि विनय कटियार ही वो शख्स थे जो अयोध्या में ग्राउंड जीरो पर भीड़ की दशा और दिशा तय कर रहे थे। दरअसल राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने 1 अक्टूबर 1984 को अपनी एक दबंग शाखा बनाई थी, जिसे बजरंग दल का नाम दिया गया था। तब संघ प्रचारक रह चुके और हिंदू जागरण मंच बनाने वाले तेज तर्रार 30 वर्षीय युवक विनय कटियार को इस संगठन का पहला अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद भारतीय सियासत ने बजरंग दल का असर भी देखा। कहा जाता है कि दल के कार्यकर्ताओं ने ही राम जन्मभूमि आंदोलन को आने वाले दिनों में उग्र बना दिया था। सीबीआई की चार्जशीट बताती है कि विनय कटियार ने 6 दिसंबर 1992 को कहा था कि हमारे बजरंगियों का उत्साह समुद्री तूफान से भी आगे बढ़ चुका है। सीबीआई ने जो काम किया वो साजिश है, तो ये काम सीबीआई को नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस सरकार में सीबीआई ने किया। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। जब तक चाहे कोर्ट रखे, जितनी सजा चाहे देना उतनी सजा दे, लेकिन हम जेल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कहते हैं अयोध्या के कार सेवक फोरम में 5 दिसंबर को जो कुछ हो रहा था उसके गवाह बन रहे थे कटियार। कार सेवकों की भीड़ उग्र थी, जो कह रही थी कि वो अयोध्या में सिर्फ भजन कीर्तन करने नहीं आए हैं। और इस बीच नेताओं, महंतों से लेकर तमाम राम भक्तों के बीच की कड़ी बने हुए थे विनय कटियार। आरोप लगाए जाते हैं कि 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो 5 दिसंबर को ही तय हो चुका था। अयोध्या में उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी आंच आज तक महसूस की जाती है। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इन महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी 3 महिलाएं। पहली भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती और दूसरी ग्वालियर राजघराने की विजया राजे सिंधिया और तीसरी साध्वी ऋतंभरा। अयोध्या में 6 दिसंबर को ही घटनाओं में अगर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था तो इसके पीछे एक वजह थी, साध्वी ऋतंभरा।
1992 में जब राम मंदिर को लेकर चारों ओर उन्माद फैला हुआ था, तब साध्वी ऋतंभरा की जुबान से आग निकल रही थी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाया जा रहा था, तब साध्वी ऋतंभरा राम भक्ति में नाच रही थी और नारे लगा रही थी। साध्वी ऋतंभरा भी राम जन्मभूमि आंदोलन की महिला अगवा थी, लेकिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद से ही वो सियासी तौर पर लो प्रोफाइल हो गई। लेकिन जिस अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जा रहा था, कहते हैं उस दिन साध्वी ऋतंभरा वहाँ मौजूद थी। न्याय प्रक्रिया पे हमारा भरोसा है, इसलिए जो भी न्यायालय का निर्णय हुआ है ठीक हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हमारी अस्मिता भारत की मिट्टी से जुड़ी है। उस मिट्टी को माथे पे धारण करना अगर अपराध है तो अपराधी कहलाने में कोई बड़ा गुरेज नहीं है मुझे। वहां बैठकर कोई षड्यंत्र बाबरी ढांचे को गिराने की नहीं। विवादित ढांचे गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 लोगों पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। इनमें साध्वी ऋतंभरा का नाम भी है। साध्वी ऋतंभरा वत्सलग्राम नाम का आश्रम चलाती हैं। उनके आश्रम में अनाथ बच्चियों को आश्रय दिया जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उठाया जाता है। अयोध्या के 8 अहम किरदारों में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता गिरिराज किशोर का नाम भी शामिल है। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल रहे गिरिराज किशोर का 14 जुलाई 2014 को निधन हो गया, लेकिन जिन 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उनमें गिरिराज किशोर का नाम भी शामिल है। अयोध्या के 8 किरदारों में विष्णु हरि डालमिया का नाम भी शामिल है। उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 120 बी के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। लिब्राहन कमीशन के सामने पहले भी विहिप नेता विष्णु हरि डालमिया स्वीकार कर चुके हैं कि विवादित ढांचा जब गिराया जा रहा था, तब वो राम कथा कुंज के मंच पर मौजूद थे। हालांकि जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जा रहा था, तब सूबे के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। उन पर भी आरोप है कि उग्र कार सेवकों को उनकी पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जो फैसला दिया है, उसके मुताबिक सभी दोषियों में से कल्याण सिंह पर मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि फिलहाल कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर हैं, इसलिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एक बार फिर अयोध्या का वो मुद्दा चर्चा में है जिसने देश की सियासत बदल दी, संवेदनाएं बदल दी, सरोकार बदल दी।